नमस्कार, डॉक्टर का कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दर्शकों, सर्दी का ये सुहाना मौसम काफ़ी सुहाना होता है और इस सुहाने मौसम में ये अपने साथ कई सारी बीमारियां लेके आता है। चाहे वो बच्चे हों या बूढ़े, इस बीमारी से कोई नहीं बच पाता। और आज अपने कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं मौसमी बीमारियों के बारे में, उनके कारण और उपचारों के बारे में। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में विशेषज्ञ के तौर पर मौजूद हैं डॉक्टर आलोक कुमार अग्रवाल जी। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब के बारे में बता दूं कि आप एमडी है चाइल्ड स्पेशलिस्ट रायपुर में। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि आज के कार्यक्रम का हमारा विषय है कि बच्चों में मौसमी समय में होने वाली बीमारियों के बारे में, और जैसा कि अभी तो सर्दी का मौसम चल रहा है और इस मौसम में बच्चों में अक्सर देखा जाता है कि वो काफ़ी जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं। तो इनका क्या कारण है? सर्दी के मौसम में ये एक अनुकूल वातावरण देता है वायरसेस को, जिसमें कि वायरल रेप्लिकेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जी। अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के वायरसेस जो हैं बच्चों में इन्फेक्शन करवाते हैं जी। इसके अलावा बच्चे ठंड में सामान्यतया घर से बाहर कम निकलते हैं क्योंकि मौसम ठंडा होता है, तो आउटडोर एक्टिविटी इनकी कम हो जाती है। तो घर में क्लोज एनवायरनमेंट में जिसमें कि हवा का सर्कुलेशन अगर कम होता है तो इसकी वजह से भी बच्चों में वायरल इन्फेक्शन बढ़ जाता है। इन्फेक्शन के अलावा बच्चों में और लक्षण होते हैं, जैसे कि एलर्जी है या फिर अस्थमा है, वो ट्रिगर हो जाता है कई बार। और इसके अलावा उल्टी, दस्त, इस प्रकार के लक्षण बच्चों में इस मौसम में मिलते हैं जी। डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया बच्चों में बीमारी के बारे में, तो ये सर्दी के मौसम में बच्चों में कौन कौन सी बीमारियां सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है? जी, बुखार, सामान्य बुखार हो सकता है या फिर गंभीर रूप से हुआ निमोनिया या फ्लू का इन्फेक्शन। इसके अलावा अस्थमा, एलर्जी, जैसे कि मैंने पहले बताया, लूज मोशन या डायरिया या फिर उल्टी की बीमारियाँ या फिर स्किन रिलेटेड एलर्जी के इश्यूज़ जी, श्वास रिलेटेड एलर्जी के इश्यूज़ ये हो सकते हैं बच्चों में जी। डॉक्टर साहब, जैसे कि सर्दी का मौसम रहता है तो अमूमन जैसे छोटे बच्चे तो बता नहीं सकते अपने बारे में कि उनको क्या समस्या है, कि सर्दी खांसी जुकाम है, पर बड़े बच्चे तो बता पाते हैं। तो छोटे बच्चों को कैसे जांचें या कैसे उनके बारे में पता किए कि उनको सर्दी में या आम मौसम में भी किसी समस्या से जूझना पड़ रहा है? छोटे बच्चे जो खासकर 1 साल से छोटे होते हैं, जो बोल नहीं पाते हैं, उनमें कुछ लक्षण होते हैं, जैसे कि बच्चे की अगर एक्टिविटी पहले से कम हो गई हो या बच्चा चिड़चिड़ा हो गया हो। सुस्ती भी और चिड़चिड़ापन दोनों बच्चों में किसी न किसी प्रकार की समस्या का एक संकेत हो सकता है। इसके अलावा बच्चे को अगर बुखार है, बच्चा अगर ठीक से दूध नहीं पी पा रहा है या उसकी जो रूटीन एक्टिविटी है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है, तो ये कुछ लक्षण होते हैं जिससे कि हमको ये समझ में आता है कि बच्चों में कुछ न कुछ किसी न किसी प्रकार की बीमारी के लक्षण हैं जी। डॉक्टर साहब, नॉर्मली देखा जाता है कि सर्दी के मौसम में तो बच्चों को खांसी जुकाम होता ही, नॉर्मल टाइम में भी बच्चों को सर्दी जुकाम होता है, पर सर्दी के मौसम में ये जो खांसी जुकाम का जो सिलसिला होता है ये काफ़ी बढ़ जाता है। ये किस कारणों से होता है? जैसे मैंने शुरुआत में ही बताया कि वायरल रेप्लिकेशन जो है एक प्रकार से ये बढ़ जाता है। अलग अलग प्रकार के वायरस, जैसे छोटे बच्चों में RSV होता है, बड़े बच्चों में या एडल्ट्स में फ्लू वायरस होता है, ये फ्लू का इन्फेक्शन ये करवाता है। कुछ बैक्टीरियाज जो हैं, स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया, H इन्फ्लुएंजा, ये भी इस सीज़न में या फिर जो ऑलरेडी वायरस से ग्रसित बच्चे हैं उनमें ये इन्फेक्शन हो सकता है। तो वायरल रेप्लिकेशन और बैक्टीरियल जो इन्फेक्शन की संभावना बढ़ जाती है इस सीज़न में। इसके अलावा क्योंकि एक ठंडी हवा जो है वातावरण में, इसकी वजह से हमारा जो इम्यून सिस्टम है या जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जो एक डिफेंस मैकेनिज़्म है, वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होता है। ठंडी हवा की वजह से जो है नेज़ल जो कंजेशन होता है वो एक वायरल रेप्लिकेशन के लिए एक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। ठंडी हवा जो है वो अस्थमा का जो एक ट्रिगर करती है। ठंडी हवा की वजह से ब्रोंकोस्पाज्म होता है, श्वास नली में जकड़न या सिकुड़न होती है, उसकी वजह से लक्षण हो सकते हैं जी। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया बच्चों में समस्याओं के बारे में, पर जैसे कि आपने बताया कि संक्रमण के कारण भी होता है वायरस का, तो खांसी और संक्रमण में क्या फ़र्क होता है? खांसी अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, एक बीमारी का लक्षण होता है जी। खांसी अगर सामान्य सर्दी खांसी है उसकी वजह से भी खांसी हो सकती है, फ्लू का इन्फेक्शन है तो भी खांसी हो सकती है, निमोनिया हुआ है तो भी खांसी हो सकती है। हमको ये पहचानना ज़रूरी है कि ये सामान्य खांसी है या फिर बीमारी के गंभीर होने का संकेत है जी। डॉक्टर साहब, आपने बताया खांसी के बारे में, अक्सर बच्चों में ये देखा जाता है कि सर्दी के मौसम में उन्हें निमोनिया भी हो जाता है, खांसी भी रहती है नॉर्मली, फिर वो खांसी बढ़ते बढ़ते निमोनिया में बदल जाता है। तो ये किन कारणों से होता है? जैसा मैंने पहले बताया, खांसी कोई बीमारी नहीं है, ये एक लक्षण है।
तो अगर ये निमोनिया जो है ये एक बीमारी है जो कि हमारे श्वसन तंत्र, जो फेफड़े का जो इन्फेक्शन है उसको हम निमोनिया कहते हैं जी। खांसी जब अपर एयरवे इन्फेक्शन की वजह से होती है, सामान्य फ्लू इन्फेक्शन की वजह से होती है, तो ये सामान्यतः फेफड़ों को इन्वॉल्व नहीं करती है, लेकिन जब फेफड़े इन्फेक्शन की वजह से इन्वॉल्व होने लगते हैं तो खांसी गंभीर रूप ले सकती है और उस समय खांसी के साथ साथ श्वास लेने में तकलीफ या फिर सांसों का तेज चलना, छाती में गड्ढे पड़ना, जिसको कि सामान्य भाषा में पसली चलना बोलते हैं, वो हो सकता है। बच्चे की एक्टिविटी कम हो जाती है, बहुत तेज बुखार आने लगता है। तो ये कुछ लक्षण हैं जिससे कि हमको ये समझ में आएगा कि ये खांसी सामान्य खांसी नहीं है और ये निमोनिया का रूप ले रही है। जी डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया है कि निमोनिया में बच्चे की पसली चलने लगती है, उनकी सांस उखड़ने लगती है, पर ये भी देखा जाता है अक्सर कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो सोते टाइम में उनकी आवाज़ आती है खरखराहट टाइप की, या उनकी आवाज़ में से सीटी जैसे बजने की आवाज़ आती है, तो ये किन कारणों से होती है? खरखराहट की आवाज़ छोटे बच्चों में या बड़े बच्चों में दो प्रकार की हो सकती है। कुछ बच्चों में जैसे नाक ब्लॉक हो जाती है और वो सामान्य रूप से क्लीन नहीं कर पाते हैं, तो जो नाक के बजने की आवाज़ है, नॉइजी रेस्पिरेशन जो है वो एक हो सकता है, जो कि एक खरखराहट की सामान्य साउंड जो होता है, ध्वनि होती है, वैसा होता है। इसके अलावा कुछ बच्चों में टॉन्सिल्स बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से उनका जो श्वास लेने का जो एक श्वास लेते समय हमारा जो अपर एयर है वो पूरी तरीके से ओपन नहीं होता है, और जब वो नींद में रहते हैं, गहरी नींद में रहते हैं, तो उसकी वजह से एक नॉइजी रेस्पिरेशन हो सकता है। इसके अलावा जो एक सीटी बजने की आवाज़ जो आती है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब मेरी श्वास नली में सूजन है या किसी इन्फेक्शन की वजह से या एलर्जी की वजह से, अस्थमा की वजह से अगर वो सिकुड़ गई है, तो उसमें क्या होता है, आप इसको ऐसे समझिए कि एक जैसे स्ट्रॉ है, अगर एक पतली स्ट्रॉ में अगर मैं फूंक मारता हूँ या सांस लेने की कोशिश करता हूँ तो उसमें से एक आवाज़ आएगी, सीटी की आवाज़। ठीक उसी प्रकार की आवाज़ आप महसूस कर सकते हैं जब ये अस्थमा या एलर्जी की वजह से जब मेरी श्वास नली से आवाज़ आती है, और ये किसी न किसी प्रकार से एक फेफड़े का इन्वॉल्व होने का लक्षण होता है। जी डॉक्टर साहब, आपने बताया कि फेफड़ों में जो समस्या आती है और इन जैसे कि संक्रमण होता है तो उनके लिए एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, तो बच्चों के लिए एंटीबायोटिक्स किस लगातार या किस स्तर तक उनको देना ठीक है? देखिए, सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि वायरल एंटीबायोटिक जो है वो बैक्टीरियाज में काम करती है, वायरस पे काम नहीं करती। वायरस, जब वायरल इन्फेक्शन होता है, सीजनल फ्लू है या फिर राइनाइटिस है या सर्दी खांसी जो होती है, उसमें सामान्यतः एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं होता। एंटीबायोटिक तब देना चाहिए जब हमको ये पुष्टि हो जाए कि ये इन्फेक्शन बैक्टीरियल कारणों से हुआ है, या फिर निमोनिया के लक्षणों या फिर कान का इन्फेक्शन होता है जो सामान्यतः बैक्टीरिया से होते हैं। तो डॉक्टर की सलाह लेके और उस लक्षणों के हिसाब से डॉक्टर अगर बताएं, उनको डिसाइड करते हैं कि ये बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होने की संभावना ज़्यादा है और एप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक, जो सही एंटीबायोटिक उस इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए देना है, तो वो डॉक्टर की सलाह के बिना हमको नहीं लेना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया एंटीबायोटिक्स डॉक्टर की सलाह से ही लेना चाहिए, पर कई बार ऐसा होता है कि माता पिता को तो पता होता है कि बच्चों को सीज़न पे क्या क्या समस्याएं होती हैं, एक बार डॉक्टर से बात करने के बाद में वो जैसे थोड़ा बहुत भी जैसा लक्षण दिखता है, खांसी जुकाम दिखती है, तो वो उसी दवाई को बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन की या डॉक्टर से बात किए हुए बच्चों को दे देते हैं, तो ये देना ठीक है? जिसमें कि खासकर कि मैं एक प्रश्न, और इसी में प्रश्न में एक और प्रश्न करना चाहूँगी कि वो ज़्यादातर माता पिता कफ सिरप पे ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं। जी, दो सवाल आपने पूछा। पहला सवाल ये कि जो पहले डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की हुई दवा वो अगली बार के इन्फेक्शन में हमें देना चाहिए या नहीं। कुछ दवाइयाँ होती है जिनको आप हमेशा अपने पास रख सकते हैं, जैसे पैरासीटामोल, बुखार की दवाई। बच्चे को बुखार है, बुखार एक बीमारी का लक्षण है, तो उसको आप बच्चे को आराम पहुँचाने के लिए बुखार की दवाई दे सकते हैं। नेज़ल ड्रॉप होता है, सलाइन नेज़ल ड्रॉप, जिसमें कि मेरी नाक अगर बंद हो गई है या किसी कारणों से, तो एक सिम्टोमेटिक रिलीफ मिलता है, नाक मेरा खुला रहेगा। तो बच्चों में अगर ऐसी होती है, नोज़ ब्लॉक की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, बच्चा फीडिंग नहीं कर पा रहा है, तो वो हम एक दवाई, वो नेज़ल ड्रॉप हम डाल सकते हैं। कफ सिरप या एंटीबायोटिक, ये हर बार अलग प्रकार का इन्फेक्शन या अलग प्रकार की बीमारी हो सकती है, बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं देना चाहिए, क्योंकि अभी जो इन्फेक्शन हुआ है हो सकता है आपको कुछ एलर्जिक सिम्टम हो, अगली बार जो इन्फेक्शन हुआ, अभी जो लक्षण हो सकते हैं कि वो एलर्जी की वजह से हो, अगली बार जो लक्षण आपको दिख रहे हैं हो सकता है वो किसी इन्फेक्शन की वजह से हो या किसी और कारणों से हो। तो डॉक्टर की सलाह लें, उसके बाद ही एंटीबायोटिक और कफ सिरप जैसी दवाइयाँ दें। कफ सिरप के मामले में एक और चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है कि कफ सिरप बीमारी को ठीक नहीं करता, ये सिर्फ लक्षण को कम करता है, खांसी के लक्षणों को कम करता है। तो सबसे पहले तो हमको ये जानना ज़रूरी कि खांसी हो क्यों रही है, क्या ये एलर्जी है, क्या ये इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन है तो ये वायरस की वजह से है या बैक्टीरिया की वजह से है, या फिर ये फेफड़ों में निमोनिया तो नहीं हो गया है। इसके अलावा
खांसी किस प्रकार की है, ये ड्राई कफ है, एलर्जिक कफ है, या फिर ये प्रोडक्टिव कफ है जिसमें कि म्यूकस बनता है, म्यूकस निकल रहा है और बच्चा उसको निकाल नहीं पा रहा है। तो अलग अलग प्रकार की खांसी में अलग अलग प्रकार के कफ सिरप इस्तेमाल किए जाते हैं और वो भी एक एज ग्रुप के ऊपर। छोटे बच्चों में सामान्यतः 6 महीने से छोटे बच्चों में किसी भी प्रकार की कफ सिरप नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वो असरकारक भी नहीं होते हैं और साइड इफ़ेक्ट्स भी करवाते हैं, खासकर जो कफ सप्रेसेंट्स होते हैं जो कि कफ को कम करते हैं। छोटे बच्चों में नेज़ल सलाइन ड्रॉप आप यूज़ कर सकते हैं, और अगर डॉक्टर को आप दिखाते हैं तो उसके बाद डॉक्टर जैसा डिसाइड करें कि अगर उनको आपको सलाह देते हैं नेबुलाइजेशन की ज़रूरत है या ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो वो आपको उस समय वो निर्णय लेना है और डॉक्टर की सलाह के अनुसार चलना है। मतलब माता पिता स्वयं से खुद डॉक्टर ना बने, डॉक्टर के पास जाएं बच्चों को, तभी उनके हिसाब से ही दवाई। शुरुआती लक्षणों में आप कुछ होम रेमेडी या कुछ दवाइयाँ अपने पास रख सकते हैं, बाकी उसके आगे की दवाइयाँ आप डॉक्टरी सलाह के बाद ही लें। जी डॉक्टर साहब, होम रेमेडी और बच्चों से जुड़ी हुई बातें हम अभी और करेंगे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मेरी अपनी सबकी है ये, मेरी अपनी सबकी है ये, आज ही नहीं कल की है ये, अपने हक अधिकार दिलाती आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें, हर मुश्किल का हल है सुझाती, जीने की एक राह दिखाती, अंधियारे में राह दिखाती, आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें। देखना ना भूलें आपकी बातें हर गुरुवार शाम 6 बजे दूरदर्शन छत्तीसगढ़ पर। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम डॉक्टर कहत में। डॉक्टर साहब, जैसा कि आज हमारे कार्यक्रम का विषय है बच्चों में मौसमी बीमारियों के बारे में, और हम बात कर रहे हैं अभी जो सर्दी का मौसम चल रहा है इसमें बच्चों की बीमारी में। ब्रेक पे जाने से पहले आपने बताया था कि बच्चों को कफ सिरप कब देना चाहिए, कब नहीं देना चाहिए, डॉक्टर की सलाह से देना चाहिए। डॉक्टर साहब, बच्चों में देखा जाता है कि माता पिता बच्चों को देखते हैं कि सर्दी जुकाम हो रहा है या ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वो खुद से जाके डॉक्टर का ना दिखा के खुद से ही एक्सरे करा लेते हैं कि छाती चल रही, छाती पे कफ जम रहा है या खुद से पसली चल रही है। तो एक्सरे कराना कितना कारगर है? एक्सरे कराया जाता है डॉक्टरों के द्वारा ये देखने के लिए कि निमोनिया तो नहीं हो गया है, या फिर अस्थमा को कई बार कंफर्म करने के लिए, या उसकी सिविरिटी जो हमको इन्फ्लेशन से समझ में आती है उसके लिए। एक्सरे एक प्रकार का रेडिएशन है जो कि बच्चों के ऊपर घातक प्रभाव या हानिकारक प्रभाव डाल सकता है। बार बार एक्सरे कराने से आगे जाके बच्चों में बहुत सारी समस्याएं, इनफैक्ट कैंसर तक जो है वो होता है रेडिएशन एक्सपोजर से। तो बिना डॉक्टरी सलाह के अपनी मर्जी से एक्सरे नहीं करवाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। हाँ, डॉक्टर अगर आपको बोलते हैं तो ज़रूर आपको करवाना चाहिए एक्सरे। जी डॉक्टर साहब, आपने बताया कि कब एक्सरे कराना चाहिए, कब नहीं कराना चाहिए बच्चों के हिसाब से। डॉक्टर साहब, बड़े बच्चे तो अपनी समस्या खुद बोल के बता देते हैं, पर जो छोटे बच्चे होते हैं जो मतलब 1 महीने से लेके 2 साल तक, जब तक वो ठीक से बोल नहीं पाते हैं, तो छोटे बच्चे तो मदर ब्रेस्ट फीडिंग पे ही अपने आश्रित रहते हैं, क्योंकि उन्हीं को उसी से पोषण मिलना है, उन्हीं का उनका खान पान है। तो माँ को ऐसे क्या अपने आप में ध्यान रखना चाहिए कि वो बच्चों को पूरा पोषण मिले? सबसे इम्पॉर्टेंट जो छोटे बच्चे हैं, खासकर अगर 6 महीने से छोटे बच्चे हैं जो पूरी तरीके से माँ पे निर्भर हैं, स्तनपान करते हैं, मदर्स मिल्क पे ही निर्भर हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट तो माँ अपना खुद का ख्याल रखे, पौष्टिक आहार लें, मानसिक रूप से रिलैक्स रहें, और बच्चे की देखभाल के लिए सबसे ज़रूरी है कि वो खुद स्वस्थ रहें। तो और अगर मदर स्वस्थ है तो मदर मिल्क के थ्रू बच्चे को बहुत सारी एंटीबॉडीज़ मिलती हैं जो कि उनके आगे स्वस्थ रहने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है। दूसरा, 6 महीने के बाद जब बच्चों को खान पान स्टार्ट किया जाता है तो उस समय एक जो घरेलू डाइट है आप वहीं से शुरू करिए, और धीरे धीरे जो है आप उसको सारी चीज़ों के लिए आप दे सकते हैं बच्चों को। बैलेंस डाइट होना चाहिए। छोटे बच्चों की फूड में आप कुछ विटामिन सप्लीमेंट्स हमेशा डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, जैसे 1 साल से छोटे बच्चों में विटामिन डी का बहुत बड़ा रोल है इम्यूनिटी में। एक इम्यूनो मॉड्यूलेटर की तरह विटामिन डी काम करता है। सिर्फ उसका रोल कैल्शियम या हड्डियों की मजबूती तक सीमित नहीं है, लेकिन विटामिन डी को ओवर द काउंटर प्रिस्क्राइब जो
बड़े बच्चे हैं या एडल्ट्स हैं उनको रैंडमली नहीं लेना चाहिए। 1 साल से छोटे बच्चों में डॉक्टर नॉर्मली प्रिस्क्राइब करते हैं और उसके बाद ये असेस करते हैं कि इस बच्चे को फर्दर ज़रूरत है या नहीं है। तो ये तो सप्लीमेंटेशन की बात होगी। इसके अलावा आयरन सप्लीमेंट्स, मल्टीविटामिन्स जो हैं ये डॉक्टर की सलाह से लेना चाहिए। हर किसी को इनकी ज़रूरत नहीं होती है अगर एक बैलेंस डाइट लेते हैं तो पौष्टिक आहार सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पौष्टिक आहार से अगर हम बैलेंस डाइट जिसको बोलते हैं कि प्रोटीन की मात्रा भी है, एक लिमिटेड मात्रा में आपका फैट भी है, कार्बोहाइड्रेट और साथ में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, ये सब एक विटामिन का सोर्स होते हैं। जो नॉनवेज खाते हैं वो फिश हैं, एग हैं या मीट है वो भी ले सकते हैं। तो ये सब एक सोर्स होता है जिसमें कि आपको प्रोटीन, विटामिन, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। जी डॉक्टर साहब, आपने बताया कि खान पान कैसा होना चाहिए माँ का बच्चों के लिए और जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए। डॉक्टर साहब, ऐसा क्या पौष्टिक आहार हमें बच्चों को देना चाहिए कि वो हर मौसम की समस्या से लड़ सकें या हर बीमारी में, मतलब उनका शरीर एंटीबायोटिक से बना हुआ हो पर स्वयं के खाने से? देखिए, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है या कोई ऐसा मैजिक फूड नहीं है जिसको कि मैं दे दूं और वो चीज़ हर सीज़न में हर बच्चे के लिए एक डोज में काम करे। फूड है, हर जगह का फूड डिपेंड करता है। आज छत्तीसगढ़ में जो एक स्टेपल फूड जो हम बोलते हैं, यहाँ का जो स्टेपल फूड है, यहाँ के सीज़न के हिसाब से यहाँ की जलवायु में जो होता है वो यहाँ के बच्चों के लिए स्वास्थ्यवर्धक रहेगा। उसमें ही हमको कॉम्बिनेशन बनाना है कि भाजियाँ बहुत होती है छत्तीसगढ़ में, आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल दीजिए, बहुत सारे विटामिन उसमें मिलते हैं, बच्चों को आयरन मिलता है। जैसे मैंने बताया कि एग या जो फ़िश है वो आप दे सकते हैं। अब अगर कोई दूसरे जलवायु में अगर कोई रहता है तो वहाँ पे जो स्टेपल चीज़ें होती है तो वो स्टेपल चीज़ें कहने का मतलब ये है कि फैमिली के लिए भी एक ईजी, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि आप लोगों को एवोकाडो खिलाइए या फिर ऑलिव ऑयल दीजिए तो वो पॉसिबल नहीं है। तो हमेशा डाइट ऐसी होनी चाहिए कि जिसको आप हमेशा फॉलो कर सकें, आपके स्टेपल फूड में वो चीज़ हमेशा रहे, तो वो एक लंबे समय तक आप उसको मेंटेन करके चल पाएंगे, पहला। दूसरा, वैरायटी होनी चाहिए। कोई भी एक फूड हमेशा अपने आप में सारी चीज़ों को लेके नहीं चलता। किसी में प्रोटीन है तो किसी में विटामिन है, किसी में कैल्शियम है तो किसी में आयरन है, किसी में कार्बोहाइड्रेट मिलता है तो किसी में हेल्दी फैट मिलता है आपको। तो आपकी डाइट में वेरिएशन, वैरायटी होनी चाहिए, आपकी प्लेट में वैरायटी होनी चाहिए। और बच्चों को आप हर चीज़ दीजिए। जंक फूड से उनको बचाइए, जंक फूड उनको नहीं देना है क्योंकि जंक फूड जो है एक प्रकार से हाई कैलोरी, लो न्यूट्रिशियस फूड होता है जो कि रेडी टू ईट होता है या फिर फास्ट फूड जो है बन जाता है। तो हमको कोशिश, और उनसे अगर बच्चे पेट भर लेंगे तो ऑब्वियसली फिर वो न्यूट्रिशियस जो एक पोषक जो तत्व हैं उनको वो नहीं ले पाएंगे सही तरीके से। जी डॉक्टर साहब ने बताया कि बच्चों को हर सब्जी, हर आहार लेना बिल्कुल सही मात्रा में लेना चाहिए जो वहाँ के स्थान के हिसाब से हो। डॉक्टर साहब, कोविड के बाद में देखा गया है कि लोगों की इम्यूनिटी बहुत डाउन हुई है और वैसे ही बच्चों में भी ये चीज़ें देखी गई हैं। तो आज के समय में बच्चों को ऐसी क्या चीज़ें या उनके खान पान में ऐसी चीज़ें क्या शामिल रखनी ही चाहिए कि उनके अंदर बॉडी एंटीबायोटिक बनी रहे हमेशा? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट जैसे मैंने बताया पौष्टिक आहार, वैरायटी, इसके अलावा सप्लीमेंट्स जैसे विटामिन डी, इसका एक रोल इम्यूनिटी में है। लेकिन उसकी डोज कितनी होनी चाहिए, किसको ज़रूरत है, ये आप डॉक्टर की सलाह लें और उसके बाद दें। डाइट में आप इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे प्रोबायोटिक्स, नेचुरल प्रोबायोटिक्स होते हैं, दही है, नेचुरल प्रोबायोटिक्स होता है, वो आप अपने फूड में ऐड कर सकते हैं जो कि हमारे बॉडी में हेल्दी बैक्टीरिया को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। हेल्दी बैक्टीरियाज जो रहते हैं वो इम्यूनिटी में भी हेल्पफुल हैं, डाइजेशन में भी हेल्पफुल है, तो वो आप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आयरन है और जो बाकी आपकी जो मैंने बताया पहले भी, उसी प्रकार से आप पोषक तत्व अपने डाइट में ऐड करिए तो आपका न्यूट्रिशन अच्छा रहेगा, तो आपका एंटीबॉडीज़ आपकी बॉडी में ऑटोमेटिकली बेटर रहेंगे। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि हम लोगों के आम परिवारों में भी देखा जाता है कि जैसे थोड़ा बहुत सर्दी जुकाम हो या थोड़ा बहुत कुछ हो तो लोग माता पिता भी अपने बच्चों को घरेलू नुस्खे देना शुरू कर देते हैं। तो ये घरेलू नुस्खे कहाँ तक कारगर है, मतलब उनको कहाँ पर देना चाहिए या उनको किसी सलाह से ही देना चाहिए? जी, घरेलू नुस्खों का मतलब होता है कि कुछ ऐसे उपाय जो हम घर में कर सकें और जिससे कि बच्चे की शुरुआती जो लक्षण है उसमें उनको आराम मिले। तो जैसे बुखार है तो उस समय आप उनको हल्के फुल्के कपड़े, हल्की डाइट, ये सब जो रहता है वो एक इंटीग्रेटेड पार्ट है घरेलू नुस्खों का। आप सर्दी खांसी अगर है तो आप हल्का गुनगुना पानी जो है ये आप दे सकते हैं। 1 साल से बड़े बच्चों में आप शहद जो है वो आप थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि म्यूकस जो रहता है उसको पतला करता है, जिससे कि उसको उनको निकालने में या फिर निगलने में दोनों में आसानी होती है, वो आप कर सकते हैं।
डाइट अच्छा रखिए, न्यूट्रिशन अच्छा रखिए, ये घरेलू नुस्खे हो सकते हैं। इसके अलावा कोई और घरेलू नुस्खे दवाइयों के रूप में नहीं हो सकते हैं, तो बेटर है कि आप घरेलू नुस्खे कुछ सीमित मात्रा में हैं और कुछ सीमित समय तक के लिए, जब तक कि बच्चे को कोई गंभीर लक्षण नहीं दिख रहा है। जैसे कि अगर हल्की खांसी है वहाँ तक आप करिए, नाक बह रही है वहाँ तक करिए, लेकिन बच्चे की खांसी अगर बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है, बच्चा सुस्त होने लगता है, बच्चे की पसली चलने लगती है या तेज़ बुखार है, तो ऐसे कंडीशन में हम घरेलू नुस्खे ना करें और डॉक्टर की सलाह लें। जी डॉक्टर साहब ने बताया कि घरेलू नुस्खे ना ही करें तो अच्छा है, कर सकते हैं एक सीमित सीमा तक। जी डॉक्टर साहब, ऐसा होता है कि सर्दियों का जो मौसम होता है तो इनमें बच्चों को जैसे सर्दी ज़ुकाम होता है, तो कई बार होता है कि थोड़ा बहुत भी अगर जैसे बच्चों को सर्दी ज़ुकाम है तो माता पिता उन्हें स्कूल भेज देते हैं, तो क्या उनको स्कूल भेजना सही है या उनके ठीक होने तक उनको घर पे ही रखना चाहिए? अगर बुखार नहीं आ रहा है, हल्की फुल्की सर्दी या खांसी है, तो आप स्कूल भेज सकते हैं अगर बच्चा एक्टिव है तो। बच्चा अगर सुस्त है, तेज़ बुखार है या खांसी ज़्यादा है तो आप स्कूल ना भेजें, उनको घर पे आराम करने दें। जब स्कूल भेजते हैं अगर बच्चे को, तो एक उनको ये समझाइश दें कि वो जब भी अगर खांसी होती है तो वो मुँह पे कपड़ा या रुमाल रखें जी। और क्लोज़ कांटेक्ट थोड़ा सा अवॉइड करें। टीचर को आप इंटीमेशन दे सकते हैं कि बच्चे को ये प्रॉब्लम है, तो क्लोज़ कांटेक्ट या एक्टिविटी जो विग्रस एक्टिविटी है, प्ले एक्टिविटी है, उसमें उनको इन्वॉल्व ना करें उस समय। जी डॉक्टर साहब, आपने बताया कि बच्चों को मतलब जैसे कि उस हिसाब से भेजें, स्कूल ना ही भेजें जब तक ठीक हो जाए। ऐसी कौन से सिम्टम्स देख के या अपने बच्चों के प्रति, अपने स्वास्थ्य के प्रति माता पिता को ऐसा क्या सजगता रखनी चाहिए कि वो अपने बच्चे के स्वास्थ्य पर अच्छे से ध्यान दे सकें? सबसे पहले तो लक्षणों को पहचानिए कि ये सामान्य लक्षण हैं तो आप वेट कर सकते हैं 1 दिन 2 दिन। अगर लक्षण बढ़ते हैं तो आप डॉक्टरी सलाह लीजिए, जैसे कि खांसी बहुत तेज़ होना, सांस लेने में परेशानी होना, सांस का तेज़ चलना या पसलियों में गड्ढे, या फिर बच्चे की एक्टिविटी में किसी प्रकार की कमी होती है या बच्चे के खान पान में कमी होती है। तो ये जो कुछ लक्षण हैं उन पे आप थोड़ा सा सजग रहिए और जितनी जल्दी हो सके आप डॉक्टरी सलाह लीजिए। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया, दवाइयों के बारे में भी बताया, पोषण के भी बारे में बताया, कफ के भी बारे में बताया, पर कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चों की बीमारियां ज़्यादा बढ़ जाती, ज़्यादा समय तक के लिए होते हैं, तो माता पिता उनको वैक्सीनेशन देते हैं। तो बच्चों के लिए ऐसे कौन से वैक्सीनेशन हैं जो उनको हमेशा करवाते रहना चाहिए, जिससे उनकी बॉडी एंटीबायोटिक बनी रहे और उनको कम बीमार का सामना करना पड़े? देखिए, वैक्सीनेशन सबसे पहले तो ये प्रिवेंटिव है। जब तबीयत ख़राब होती है, बच्चा बीमार है, उस समय हम वैक्सीनेशन नहीं कराते। वैक्सीनेशन हम पहले से करके रखते हैं जिससे कि उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ जो हैं वो हमारी बॉडी में बने। तो तुरंत उपचार जो है वो वैक्सीनेशन नहीं करता। तुरंत उपचार के लिए डॉक्टरी सलाह और दवाइयाँ काम आती है। बच्चों को बार बार इन्फेक्शन ना हो इसके लिए हम वैक्सीनेशन सलाह देते हैं। बहुत सारी वैक्सीन है जो हमें जानलेवा बीमारियों से बचाती है, जैसे कि जो गवर्नमेंट प्रोग्राम में जो शुरुआती वैक्सीनेशन लगते हैं वो, उसके अलावा फ्लू वैक्सीन जो है वो बच्चों को घातक जो फ्लू इन्फेक्शन, इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन होते हैं, निमोनिया होता है, उनसे बचाते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी वैक्सीनेशन अवेलेबल है, तो जितना संभव हो सके सारे वैक्सीन बच्चों को लगवाइए जिससे कि बच्चों के बीमार पड़ने की संभावना कम हो। जी, और डॉक्टर साहब, जैसे कि अब हमारे कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव आ चुका है, तो आप जाते जाते हमारे दर्शकों से, हमारे माता पिता से क्या ऐसी सलाह देना चाहेंगे कि उनके बच्चे हमेशा स्वस्थ बने रहें? बच्चों को मौसमी बीमारियों से बचाने के लिए सबसे ज़रूरी है कि हम मौसम अनुकूल जो है उनका रूटीन रखें, खान पान पे ध्यान दें, जिससे कि एक पोषक जो आहार है उनको मिले, समय पर जो शेड्यूल के हिसाब से उनका वैक्सीनेशन कंप्लीट करें। लक्षण अगर बच्चों के किसी भी प्रकार से संकेत करते हैं कि बीमारी के गंभीर होने का संकेत है तो देर ना करते हुए तुरंत डॉक्टरी सलाह लें। जी डॉक्टर साहब, आपकी सलाह में हमारे दर्शक ज़रूर मानेंगे और ज़रूर अपने जीवन में इनसे परिवर्तन लाएंगे। और डॉक्टर साहब, आपने बच्चों से जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में, मौसमी परेशानियों के बारे में इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि आप अपने बच्चों का ध्यान इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के कर सकते हैं। उन्हें पौष्टिक आहार दीजिए, अपना भी ध्यान रखिए, अपने परिवार का भी ध्यान दीजिए। और आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।